हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका शीर्षक है वैदिक काल। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो उस वीडियो में हम डिस्कस कर चुकी हैं वैदिक काल के फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो ऋग्वेद है उस काल से संबंधित जानकारी। जैसे कि उसका समय बताया गया है कितना, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक का। और अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो ये टाइम पीरियड रहा है लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच में क्या क्या उन्नति रही है वैदिक काल की। तो आर्यों की प्रगति का समय इसे माना गया है। गंगा यमुना को पार करके वो पूर्व में बंगाल तक फैल चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना विस्तार किया है गंगा यमुना नदी पार करके और बंगाल तक। अब उत्तर वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ऋग वैदिक संस्कृति के आधार पर विकसित जो वेद हैं, जो वेद ऋग्वेद काल में लिखे गए हैं, तो उन पे लिखी गई जो टीकाएं हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ से हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। उपवेद, ऐसे ही वेदों पे वेद लिखे गए हैं, जैसे कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शेल्फवेद, उपनिषद और 6 वेदांग। कौन कौन सी हैं 6 वेदांग? ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त और छंद। तो इन सब से हमें उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है, किस तरह से वहाँ पे जो लोगों की राजनैतिक व्यवस्था थी, सामाजिक जीवन था, धार्मिक और आर्थिक रूप से कैसे वो समृद्ध थे। तो पहले बात कर लेते हैं हम राजनीतिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद की तुलना में इस टाइम पे जो राज्य हैं वो बड़े बड़े हो चुके थे। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया है कि गंगा यमुना नदी को पार करके उन्होंने बंगाल तक अपने राज्य का विस्तार किया है वैदिक काल में लोगों ने। तो ये बड़े राज्य कौन से रहे हैं? कुरु, पांचाल, काशी, कौशल और विधि। अब इसके साथ साथ पुरु व भरत मिलकर कुरु बना है, जैसे कि इसमें आज का जो हरियाणा है वो भी शामिल था। अब राजधानी रही है इनकी हस्तिनापुर। तो कौन से दो राज्य मिलकर? पुरु व भरत मिलकर कुरु बना, जिसमें कि आज हम जिस हरियाणा में रह रहे हैं वो हरियाणा भी शामिल है। इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, कुरुवंश की बात कर रहे हैं हम, परीक्षित और जन्मेजय। ठीक है, तो कौन कौन से शासक हैं? परीक्षित और जन्मेजय। तो राजधानी रही है आसंधिवद, असन। और जो नेक्स्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं कुरु के अलावा कौन सा है वंश? ये है पंचाल। तो ये पंचाल जो शासक हैं काम्पिल्य, गंगा यमुना नदी के उत्तर तक इन्होंने राज्य किया है। अब राजाओं की स्थिति क्या रही है? जैसे कि राजा जो हैं वो कैसे बड़ी बड़ी राजधानियों में रह रहे थे वो, और उसके साथ साथ बड़ी उपाधियां भी उस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में उन्होंने धारण की हैं। तो ये बड़ी उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो ये बड़ी उपाधियां हैं जैसे कि सम्राट, विराट, अपने आप नाम के साथ लगाते थे वो, राजाधिराज, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आपने सुनाई है, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो इन सब यज्ञों को वो कराने का कार्य करते थे। और उस टाइम पे पद जो है वंशानुगत, मतलब एक राजा का बेटा राजा ही राजा, फिर उसके बाद आता है राजा का पुत्र, चाहे वो बड़ा या छोटा कोई भी हो, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। मीन्स यहाँ पे पद जो है वो वंशानुगत है, राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। शक्तियाँ जो हैं निरंकुश मानी गई हैं, लेकिन फिर भी प्रजाहित में उन्होंने कार्य किए हैं। तो राज्य के कार्य हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन किया गया है कि जो राजा है वो युद्ध के समय में प्रजा की रक्षा करता है और युद्धों में सेना का नेतृत्व संभालता है, और दूसरा क्या करता है? न्याय करता है, और तीसरा ग्रामों के लिए जो राजा है वो प्रजा के हित में गांव वासियों के लिए कार्य भी करता है।
और इसी टाइम पे जो कर व्यवस्था है वो क्या क्या किस तरह की रही है, तो विभिन्न प्रकार के कर जिसमें अधिकारियों को वेतन देने, सुरक्षा करने, राजमहल की आवश्यकताओं पे भी खर्च किया जाता था। अब जो सभा समिति हमने ऋग्वेद काल में पढ़ी है, तो उन दोनों समितियों का जो महत्व है वो कम हो जाता है। क्या इनका जो महत्व है वो कम हो जाता है। अब राजा की मदद के लिए उस टाइम पे ग्रामीणी, ठीक है, और सेनापति, ये वाले थे सहायताकार। अब यहाँ पे और अन्य जो पद हैं वो जुड़ जाती हैं, जैसे कि भागदू। भागदू क्या करता है? कर इकट्ठा करता है। संग्रहित खजांची है राजा का। सूत जो है सारथी राजा का रथ हाँकने का कार्य करता है। द्वारपाल संदेश लेकर आता है। और पालागल है, पुरोहित है, युवराज आदि की नियुक्ति की जाती थी। मीन्स इस टाइम पे जो है पदों में वृद्धि हुई है। सिर्फ जो सभा समिति राजा को सहायकार थी और इसके साथ साथ 3 जो लोग हमने वहाँ डिस्कस की हैं, तो यहाँ पे कई और नई चीज़ें आ जाती हैं। अब राजा के नियम जो है वो किस तरह के थे? राजा से ये आशा थी लोगों की कि राजा भी नियमों के अनुसार ही कार्य करे, क्योंकि सारा संसार ही नियमों में बंधा हुआ है। तो इस तरह से राजा को भी नियमों में बांधा गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी से जो वाक्यांश है वो लिया है, तो इस जो अनुच्छेद है उसमें ये बताया गया है कि इस काल में क्या है, मातृभूमि की रक्षा और देशभक्ति के प्रमाण के रूप में अनेक प्रसंग मिले हैं। ठीक है, तो अथर्ववेद में जो वर्णित भूमि सूक्त है उस 12:1 में क्या बताया गया है कि ये लिखा है कि भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। विभिन्न जातियों धर्म कर्म करने वालों का भरण पोषण करती है। यजुर्वेद में विद्वानों के साधारण लोगों से प्रार्थना की गई है कि वे ऐसे श्रेष्ठ जो है व्यक्ति है, क्षत्रिय, उसको राजा चुने जो अपने राज्य का विस्तार करे और विद्वान लोगों को आश्रय दे, धन संपदा से समृद्ध करें और सबकी सहमति लेकर बिना किसी भेदभाव से विनम्रता से कार्य करे। वह अपनी भूभाग की शत्रुओं से जो है रक्षा करे। अब सैनिक प्रबंध, ये तो है राष्ट्रभक्ति से संबंधित जो वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में राजा से की गई अपेक्षा। अब इसमें हम जानेंगे कि जो सैनिक प्रबंध है, अपनी सैन्य व्यवस्था वो किस तरह से करता था राजा। तो उस टाइम पे राजा ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग करने लगा। मुख्य हथियार में जैसे कि धनुष बाण ऋग्वेद काल में भी हैं, तो यहाँ भी। अब बाणों का अगला भाग वहाँ नुकीला होता था, यहाँ नुकीले के साथ साथ उसको विष से बुझा दिया जाता था, यानी कि और ज़्यादा मारक क्षमता बनी रहे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने वहाँ जाना है, विष का अधिपति क्या कहलाता था? विषपति। तो इसी तरह से यहाँ जो नेक्स्ट जो पिक्चर है इसमें यही शो किया गया है कि सेना के मुखिया को क्या कहा गया है। तो सेना का मुखिया जैसे पहले हम डिस्कस कर भी चुके हैं, पर फिर भी इसमें कुछ चीज़ें नहीं हैं, फिर जान लेते हैं। सेना का जो मुखिया है उसको कहा गया है सेनापति, और इसके साथ साथ सूत राजा का सारथी कहा गया है। ग्रामीणी गांव का मुखिया, भागदू अभी हमने बात की है, कर इकट्ठा करने वाला अधिकारी, संग्रहिता, कोषाध्यक्ष या खजांची, अवेष्टा जो है प्रतिहारी। अब और गोविंद कीर्तन जो है जंगल विभाग का प्रधान माना गया है। महिषी मुख्य रानी, राजा की जो मुख्य रानी है उसका क्या नाम रखा गया है? महिषी। और पुरोहित धार्मिक कार्य करने वाला व्यक्ति पुरोहित कहा गया है। युवराज जो है राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र। तो इस तरह से ये जो है मुख्य पद और उनके पदाधिपति यानी कि उनके अध्यक्ष। अब न्याय व्यवस्था किस तरह की थी? तो जो ग्रामीणी है वो छोटे झगड़ों का निपटारा, यानी कि ग्राम लेवल पे छोटे झगड़ों का निपटारा कौन कर रहा है? ग्रामीणी। अग्नि और जल परीक्षाओं को निर्दोष साबित करने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है,
अग्नि और जल परीक्षाएं भी ली जाती थी। जैसे कि हमने रामायण में पढ़ा है कि सीता माता की भी अग्नि परीक्षा हुई थी। तो इस टाइम की व्यवस्था यानी कि उत्तर वैदिक काल में इस तरह की भी व्यवस्था थी। अब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ऋग्वेद की तरह भी यहाँ पे भी आधार क्या था, क्रम था। क्रम के आधार पे ही लोगों को वर्णों में बांटा गया था। मतलब क्रम मतलब जो जैसा कार्य करता था उसी के अनुसार उसे वर्ण में रखा गया। छुआछूत की जो भावना है लोगों में वो यहाँ पे नहीं थी। अब वैश्वदेव जो यज्ञ है उसमें लगे आर्यों के लिए शूद्रों द्वारा भोजन बनाने का प्रावधान रहा है। यानी कि क्या है कि भाई ऐसा नहीं था कि छुआछूत के कारण, जैसे कि बाद में जो भी समाज रहा है वहाँ छुआछूत की भावना प्रबल हो गई है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो वर्ण किया गया है कि वैश्वदेव यज्ञ एक धार्मिक कार्य है, तो इसमें शूद्र जो है भोजन बनाते हैं। और आगे जाकर जो जन्म व्यवस्था है वो यानी कि वर्ण व्यवस्था वो किस पे, जन्म पे आधारित होती चली गई। अब आश्रम व्यवस्था, जैसे कि ऋग्वेद में हमने पढ़ा है, तो यहाँ भी आश्रम व्यवस्था लगभग वैसी की वैसी ही रही है। कैसी, मतलब 4 तरह से आश्रम बटे हुए हैं वो, और जो है 1 साल से लेकर 25 साल तक जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद 25 से 50 जो है गृहस्थ आश्रम, 50 से 25 कौन सा आश्रम रहा है, वानप्रस्थ, और फिर 75 से 100 तक मनुष्य का जीवन रहा है कौन सा, संन्यास आश्रम। अब तो ये बिल्कुल सेम थी ऋग्वेद की तरह ही। अब हम बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे मनुष्य के 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं। तो ये रहे हैं, मतलब एक मनुष्य होने के नाते ये उसके मुख्य कार्य रहे हैं, धर्म, अर्थ, तीसरा काम, मोक्ष। अब संस्कारों की बात करें तो 16 संस्कार बताए गए हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। एक मनुष्य के कितने संस्कार हैं जन्म से मृत्यु तक, यानी कि जब पैदा होता है और जब तक मरता है 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। खान पान में ये लोग क्या खाते थे, बिल्कुल सात्विक भोजन करते थे, जैसे कि भुना हुआ अन्न, सत्तू, तिल, खीर और खिचड़ी का ये सेवन करते थे। वेशभूषा जो है रंगीन वस्त्रों का प्रचलन हो चुका था। मनोरंजन में जैसे कि ऋग्वेद में आखेट, रथ दौड़, घुड़दौड़, गायन, इसके साथ यहाँ मल्लयुद्ध और पशुओं की लड़ाई करवाना भी शामिल हो गया। अब स्त्रियों की स्थिति किस तरह की रही है, वो धनी भी रही हैं। राज परिवार में जो भी स्त्रियां रही हैं वो बहु विवाह कर सकती थी। जैसे कि ऋग्वेद में स्त्रियों को क्या था, पढ़ने लिखने की आज़ादी थी, और इसके साथ साथ क्या था, अपने पति खुद चुनने की आज़ादी थी, और वो कहीं भी आ जा सकती थी और बिना विवाह के भी रह सकती थी। जैसे कि उसमें कुछ स्त्रियों के नाम आए भी हैं। तो ऐसी ही स्त्रियों की स्थिति जो है यहाँ थोड़ी बदल गई है। जैसे कि जो स्त्रियां बहुत ज़्यादा धनी और राज परिवार से तो बहु विवाह कर सकती थी। स्त्री प्रथा भी इसमें प्रचलित हो गया, बाल विवाह भी, ठीक है। जबकि ऋग्वेद में क्या है, परिपक्व अवस्था में होता था, और जो प्रदा प्रथा है वो नहीं थी। मतलब ये तीनों ही चीज़ें इस टाइम पे भी नहीं थी। अब गार्गी और याज्ञवल्क्य जो वाद विवाद है उससे पता चलता है कि स्त्रियां जो हैं विदुषी भी थी, मीन्स महान विद्वान भी थी। अब आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन किस तरह का था, तो उस टाइम पे जैसे कि मुख्यतः कृषि रहा है, तो कृषि यहाँ भी रहा है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन इसकी अब जोत बढ़ा दी गई थी, हल का आकार भी बड़ा कर दिया गया। बड़े पैमाने पर 24 बैलों द्वारा खींचने वाले हल के भी साक्ष्य मिले हैं। गेहूं जो चावल, दाल, तिल और इनका ही उत्पादन किया जाता था। गेहूं आदि को प्रमुख आपदा से बचाने के लिए अब यहाँ पे थोड़ा तंत्र मंत्र, जादू टोने का भी प्रयोग होने लगे। और पशुपालन में गाय को श्रद्धा से देखा जाता था, घोड़ा, कुत्ता, गधों को भी पाला जाता था अपने हित के लिए, मीन्स जब उन्हें ज़रूरी लगता तो इन सबको भी, जैसे घर की रखवाली के लिए कुत्ते को
और सामान ढोने के लिए गधे को और यात्रा के लिए घोड़े को पाला जाता था। अब उद्योग धंधे क्या रहे हैं इस टाइम पे, तो उद्योग धंधों में मुख्यतः जैसे कि स्नेह जो संहिता है उसमें रथकार, स्वर्णकार, चर्मकार, लोहार, कुम्हार, जुलाई, धोबी, वधिक, ठीक है, नट, गाय, गोप, सूत, इन सब का वर्णन मिलता है। तो धातु उद्योग में किन किस धातु का प्रयोग किया जाता था, सोना, लोहा, तांबा, चांदी, टिन, सीसा। अब तक दोनों कालों में लोहे का प्रयोग नहीं आया है। अब व्यापार जो है जल और थल दोनों ही मार्गों से व्यवसाय होता था, और जो व्यवसाय करते थे, जो लोग काम धंधा व्यापार करते थे, उन संघों को श्रेष्ठी कहा जाता था। निष्क, शतमान, काशार्पण मुद्रा की विभिन्न इकाइयाँ, यहाँ पर मुद्रा का प्रयोग होने लगा था। जबकि ऋग्वेद काल में क्या है, विनिमय के लिए गायों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहाँ पे कौन सी मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया है, निष्क, शतमान और काशार्पण। धार्मिक जीवन इन लोगों का किस तरह था, जो प्राकृतिक देवता है इनमें इंद्र, वरुण, अग्नि, इनका महत्व घटा दिया गया, ठीक है, क्योंकि जबकि हम ऋग्वेद काल में क्या पढ़ा है हमने, इंद्र, वरुण, आकाश देवता, मतलब जो भी हैं सूर्य देवता, इनका महत्व था। लेकिन इस टाइम पे उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व बढ़ जाता है और इनका स्थान दे देते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनका सबसे ऊपरी स्थान हो जाता है। यज्ञों की प्रधानता यहाँ भी है। तपस्या, शरीर को कष्ट देने की भावना का विकास यहाँ हो जाता है। तप द्वारा ही देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, ये लोगों का मानना हो गया था। प्रजापति ने जैसे कि तप द्वारा ही सृष्टि की रचना का कार्य किया है। अभी भी हमने बात की है कि जो कृषि है उसको आपदा से बचाने के लिए लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया, तो लोगों में जादू टोने की ओर तंत्र मंत्र में विश्वास बढ़ने लगा। अब दार्शनिकता की बात करें तो दर्शन की जो अवस्थाएं हैं वो 6 भागों में डिवाइड की गई हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 6 मुख्य दर्शन हैं, तो ये 6 मुख्य दर्शन कौन कौन से हैं, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। आप सभी जानते हो कि उत्तर मीमांसा को वेदांत यानी वेदों का जोड़ कहा गया है, ठीक है। उत्तर मीमांसा में क्या है, वेदों का अंत, यानी कि सारे वेदों की जो व्याख्या है यहाँ की गई हैं, और ये सभी व्याख्याएं संसार को क्या बताती हैं, एक माया जाल बताती हैं। अब हमने ऊपर जाना था कि यज्ञ में जैसे कि अश्वमेध यज्ञ वो किस लिए किया जाता था, साम्राज्य सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था। क्या जैसे कि हमने जो रामायण जो सीरियल है उसमें देखा भी है और सुना भी है कि राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो उसके घोड़े को किसने, उनके ही अपने पुत्रों लव और कुश ने रोका था। दूसरा है राजसूय यज्ञ, ये किससे संबंधित था, राजा का राज्याभिषेक से संबंधित। कब कराया जाता था, जब राजा को राज्याभिषेक किया जाता था। अग्निस्टोम यज्ञ पापों के क्षय व स्वर्ग की ओर ले जाने वाले नाव के रूप में इसको वर्णित किया गया है। वाजपेयी यज्ञ, कोई भी राजा शक्ति प्रदर्शित करना चाहता है तो शक्ति प्रदर्शन के लिए रथ जो दौड़ जो है उसका आयोजन कराना ही वाजपेयी यज्ञ कहलाता था। तो ये है इस चैप्टर से रिलेटेड जानकारी। अगर इस यहाँ पे कुछ रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट में, वैसे यहाँ हमारा ये चैप्टर कवर हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।